ये यात्रा बड़े से छोटे की ओर जाएगी। हम शुरू करेंगे देशों के बीच की बड़ी बड़ी रणनीतिक साझेदारियों से, फिर उतरेंगे उन भौतिक नियमों पर जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। और वहां से सीधे गोता लगाएंगे कोशिका के अंदर की उस आणविक दुनिया में जो हमें जिंदा रखती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक परीक्षा का विश्लेषण नहीं है, ये एक तरह से ये समझने की कोशिश है कि आज की दुनिया में एक वेल इन्फॉर्म्ड नागरिक होने का मतलब क्या है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स और भारतीय राज्य व्यवस्था से। पहला ही सवाल हमें सीधे राजस्थान के रेगिस्तान में ले जाता है। हाँ, सवाल था भारत और मिस्र के बीच हुए एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 के बारे में। पूछा गया था कि यह कहाँ आयोजित हुआ और इसका जवाब है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। साइक्लोन नाम से ही लगता है कि ये कोई बहुत तेज और जोरदार अभ्यास रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास से ज्यादा है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ दो सेनाओं का साथ में ट्रेनिंग करना नहीं है, ये दो देशों के बीच बढ़ते भरोसे और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। अच्छा। ये इस अभ्यास का तीसरा साल था, जो 10 से 23 फरवरी तक चला। इसका खास फोकस था रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर। मतलब एक दूसरे की तकनीकों और तरीकों को समझना। हाँ, ताकि वो असल दुनिया की चुनौतियों के लिए कहीं ज्यादा तैयार हों। यानी ये भविष्य के लिए एक तरह का निवेश है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से अब देश की आंतरिक कार्यप्रणाली की बारीकियों में उतरते हैं। एक सवाल था लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। हाँ, पीएसी। पूछा गया था कि इसमें राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। और ये सवाल सिर्फ एक नंबर का सवाल नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम के दिल में झांकने जैसा है। इसका सीधा जवाब तो है 7। 7। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका काम सरकार के खर्चों पर नजर रखना है ना? ये सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। सही कहा। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई नेता होता है। हाँ, और ये परंपरा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म की आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में बैठी पार्टी अपने वित्तीय कामों को पर्दे के पीछे नहीं छिपा सकती। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या विपक्ष के नेता के हाथ में ये शक्ति देना राजनीतिक बदला लेने का एक जरिया नहीं बन सकता? मतलब वो हर चीज में सिर्फ गलतियां ही निकालने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बहुत वाजिब चिंता है, लेकिन समिति की संरचना ऐसी है कि इसमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी होते हैं और फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। अच्छा। इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना होता है। और ये नियम भी कि कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, इसकी निष्पक्षता को और पुख्ता करता है। समझ गए। वैसे इसी तरह की एक और समिति है, प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी। हाँ, वो तो संसद की सबसे बड़ी समिति है। बिल्कुल, उसमें 30 सदस्य होते हैं और मजे की बात यह है कि वे सभी लोकसभा से होते हैं। तो संसदीय समितियों का ये ढांचा भी अपने आप में एक प्रिसाइज मशीनरी जैसा है। और मशीनरी की बात करें तो चलिए अब भौतिकी की दुनिया में चलते हैं। बिल्कुल। पहला सवाल भौतिकी से प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स का एक क्लासिक सवाल है। अवतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को उसके मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ और कैसी बनेगी? उफ, मुझे स्कूल के दिन याद आ गए, वो रे डायग्राम बनाते बनाते हाथ दुख जाते थे। तो अगर मैं सही याद कर पा रही हूँ तो इमेज वक्रता केंद्र से पीछे बनती है ना? ये एकदम सही। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे यानी अनंत और सी के बीच कहीं बनेगा। और यहाँ 3 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। मैग्नीफाइड। हाँ। दूसरी, वो वास्तविक यानी रियल होगा, जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और तीसरी, वो उल्टा यानी इन्वर्टेड होगा। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में कोई उदाहरण, ये सिद्धांत कहाँ काम आता है? कई जगहों पर। जब डेंटिस्ट आपके दांत का बड़ा और साफ व्यू देखना चाहता है तो वो इसी तरह के अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। अच्छा। गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी यही होता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सरल सा सिद्धांत हजारों तकनीकों का आधार बन सकता है। वाह। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल आया है और अक्सर यहीं पर लोग घबरा जाते हैं। हाँ। सवाल है कि अगर किसी वस्तु को 2 सेकंड के लिए मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो उसका औसत वेग क्या होगा? और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे बस तोड़कर समझना है। मुक्त रूप से गिरने का मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग, जिसे हम u कहते हैं, 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास u इक्वल्स टू 0 और समय t इक्वल्स टू 2 है। अब आगे क्या? अब हमें ये पता लगाना है कि 2 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग v क्या होगा। इसके लिए गति का पहला समीकरण है
V इज इक्वल टू U प्लस GT। V इज इक्वल टू U प्लस GT। इसमें मान रखते हैं V इज इक्वल टू 0 प्लस 10 2, तो V आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो शुरू का वेग 0 और आखिर का 20 अब हमारे पास शुरू का वेग भी है और आखिर का भी। और औसत वेग इन दोनों का बीच का होगा। बिल्कुल, औसत वेग का सूत्र है U प्लस V बटे 2, तो 0 प्लस 20 बटे 2 जो हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड। बस हो गया। ये तो काफी सीधा था। अब भौतिकी से ही जुड़ा एक और सवाल था, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये ऊर्जा किन चीजों पर निर्भर करती है? ये ऊर्जा के सबसे सहज रूपों में से एक है। ये किसी वस्तु में उसकी पोजीशन के कारण जमा हुई ऊर्जा है। जैसे बचपन में जब हम किसी ऊंची स्लाइड पर चढ़कर बैठ जाते थे, उस वक्त जो एक अजीब सी घबराहट और रोमांच महसूस होता था, क्या वो इसी ऊर्जा की वजह से था? क्या बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, उस ऊंचाई पर आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। इसका सूत्र है PE इज इक्वल टू mgh। तो सूत्र से ही साफ है कि ये तीन चीजों पर निर्भर करती है, वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g और ऊंचाई h। मतलब स्लाइड जितनी ऊंची होगी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। हाँ, और नीचे आते वक्त उतनी ही ज्यादा गति मिलेगी। हाँ। बांध में जमा पानी, पहाड़ की चोटी पर रखा पत्थर, इन सब में यही ऊर्जा छिपी होती है। ऊर्जा की बात चली रही है तो चलिए अब रसायन विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था, पेट में एसिडिटी होने पर एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है? ये एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी अनुभव की है। हमारे पेट में पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और जब ये जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो हमें जलन या एसिडिटी महसूस होती है। और एंटासिड एक तरह से उस एसिड से लड़ने जाता है। आप इसे पेट में एक रासायनिक युद्ध विराम कह सकते हैं। एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा असल में क्षारीय यानी कि बेसिक पदार्थ होते हैं। अच्छा। जब आप इन्हें लेते हैं तो ये पेट में मौजूद अतिरिक्त अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन यानी न्यूट्रल कर देते हैं और आपको राहत मिल जाती है। रसायन विज्ञान से एक और बहुत ही मजेदार अवलोकन आधारित सवाल था, जब पानी में चीनी घोली जाती है तो पानी का स्तर बढ़ता क्यों नहीं? ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे कोई भी अपनी रसोई में कर सकता है और इसका नतीजा विज्ञान के एक बहुत गहरे सत्य को उजागर करता है। वो क्या? जब पानी का स्तर नहीं बढ़ता तो इसका मतलब है कि चीनी कहीं गायब नहीं हुई, बल्कि वो पानी के कणों के बीच मौजूद खाली जगहों में जाकर समा गई है। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि पानी जो हमें ठोस और भरा हुआ दिखता है, उसमें पहले से ही बहुत सारी खाली जगह है। बिल्कुल, और सिर्फ पानी ही नहीं, हर पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है। ये साधारण सा अवलोकन हमें बताता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। और ये कण लगातार घूम भी रहे हैं, है ना? जैसे अगरबत्ती की खुशबू। हाँ, उसे विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। ये साबित करता है कि ये कण गतिशील होते हैं। अब समझ में आया। चलिए अब मिश्रणों पर आते हैं। एक सवाल में विलयन को पहचानना था। हाँ, यहाँ हमें मिश्रणों की एक परेड देखनी होगी, विलयन, निलंबन और कोलाइड। तो चीनी और पानी का मिश्रण इनमें से क्या है? चीनी और पानी का मिश्रण एक सच्चा विलयन है। यह एक समांगी यानी होमोजीनियस मिश्रण है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं। और रेत और पानी? रेत और पानी एक निलंबन है, ये विषमांगी है। इनके कण इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें देख सकते हैं और थोड़ी देर में वो नीचे बैठ जाते हैं। और एक विकल्प था स्टार्च और पानी, वो क्या है? वो इन दोनों के बीच की चीज है जिसे कोलाइड कहते हैं। दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मतलब? ये देखने में तो समांगी लगता है, पर असल में होता विषमांगी है। इसके कण विलयन से बड़े लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं और ये नीचे नहीं बैठते। वाह, तो हम बड़े स्तर पर देशों से शुरू हुए, भौतिकी के नियमों से गुजरे और अब हम अणुओं के स्तर पर आ गए हैं। अब समय है और भी अंदर जाने का, शरीर के अंदर, जीव विज्ञान की दुनिया में। और शुरुआत करते हैं शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ऊतकों से। एक मैच द फॉलोइंग सवाल था। हाँ, विकल्प थे घनाकार, स्तंभाकार और शेल की उपकला। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप उनके नाम और आकार को उनके काम से जोड़ें तो ये बहुत तार्किक है। जैसे शल की उपकला। शल्क यानी मछली की पपड़ी की तरह चपटी कोशिकाएं। इनका काम है सुरक्षा देना। ये हमारी त्वचा की बाहरी परत में पाई जाती है। ठीक है। फिर घनाकार उपकला। ये घन के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे छोटी छोटी ईंटें। ये नलियों को बनाने के लिए परफेक्ट हैं, इसलिए ये वृक्क नलिकाओं में मिलती हैं।
और आखिरी स्तंभाकार उपकला। ये स्तंभ यानी खंभे जैसी लंबी कोशिकाएं होती हैं। लंबाई ज्यादा होने का मतलब है कि सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, जो अवशोषण के लिए अच्छा है। इसलिए ये हमारी छोटी आंत में पाई जाती हैं। तो शरीर ने हर काम के लिए एक खास तरह का मटेरियल डिजाइन किया है। ये वाकई कमाल है। लेकिन क्या होता है जब हम इस डिजाइन को बाहरी चीजों से नुकसान पहुंचाते हैं? अगला सवाल इसी से जुड़ा है। धूम्रपान हमारे श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बताता है कि धूम्रपान कैसे हमारे शरीर के एक अद्भुत रक्षा तंत्र को तबाह कर देता है। हमारे श्वसन मार्ग में बालों जैसी लाखों सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। एक मिनट, ये सीलिया क्या होते हैं और इनका काम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। आप इन्हें हमारे फेफड़ों का माइक्रोस्कोपिक सेल्फ क्लीनिंग एस्केलेटर समझ सकती हैं। ये लगातार एक ही दिशा में गति करते हुए धूल, बलगम और कीटाणुओं को ऊपर की ओर गले की तरफ धकेलते हैं, जहां से हम उन्हें या तो निगल जाते हैं या खासकर बाहर निकाल देते हैं। और सिगरेट का धुआं इसी एस्केलेटर को तोड़ देता है। एकदम सही। सिगरेट के धुएं में मौजूद टार और अन्य जहरीले रसायन इन सीलिया को पहले तो पंगु बनाते हैं और फिर धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। और जब ये एस्केलेटर काम करना बंद कर देता है तो सारा कचरा, धूल और टार सीधे फेफड़ों में जमा होने लगता है। इसी वजह से धूम्रपान करने वालों को स्मोकर्स कफ होता है। हाँ, मुझे याद है मेरे स्कूल के एक टीचर ने हमें एक प्रयोग दिखाया था। सिगरेट के धुएं को एक सफेद रुई से गुजारा था और सिर्फ एक सिगरेट से वो रुई चिपचिपी और भूरी पड़ गई थी। वो तस्वीर बिल्कुल सटीक है। और ये सिर्फ टार नहीं है, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है। चलिए अब हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, कोशिका के सबसे अंदरूनी कामकाज पर। एक बहुत ही सूक्ष्म सवाल था परासरण यानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पर। सवाल था कि अगर एक कोशिका से ऑक्सीजन पूरी तरह हटा दी जाए तो उस पर पहला और सबसे तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ेगा? ये सवाल कोशिका के दो बहुत ही महत्वपूर्ण कामों के बीच के अंतर को समझने के लिए है, परासरण और सक्रिय परिवहन। परासरण एक निष्क्रिय यानी पैसिव प्रक्रिया है। इसके लिए कोशिका को कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। जैसे एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, उसे कोई धक्का नहीं दे रहा। बेहतरीन एनालॉजी। परासरण बिल्कुल वैसा ही है। अब आते हैं सक्रिय परिवहन पर। ये उस गेंद को ढलान पर ऊपर ले जाने जैसा है, जिसके लिए ऊर्जा चाहिए होगी। हाँ, कोशिका को भी कुछ अणुओं को सांद्रता के विरुद्ध पंप करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा आती है एटीपी से, जिसे बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, अब मैं समझ रही हूँ। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगा, और अगर एटीपी नहीं होगा तो सक्रिय परिवहन यानी गेंद को ऊपर ले जाने वाला काम तुरंत रुक जाएगा। बिल्कुल, यही पहला और प्राथमिक प्रभाव होगा। सक्रिय परिवहन ठप हो जाएगा। लेकिन परासरण जारी रहेगा। हाँ, परासरण जारी रहेगा, क्योंकि उसे एटीपी की जरूरत ही नहीं है। वो तो बस भौतिकी के नियमों का पालन कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल। हमने देशों के बीच संबंधों से शुरू करके संसद, दर्पण, पेट की एसिडिटी, पानी में घुलती चीनी से होते हुए फेफड़ों के रक्षा तंत्र और अंत में कोशिका तक का सफर तय किया। और इन सवालों को एक साथ देखने पर यह साफ होता है कि अब सिर्फ तथ्य रटना काफी नहीं है। अब सिद्धांतों की गहरी समझ और उन्हें वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करने की क्षमता का परीक्षण हो रहा है। और अब हम अपने अंतिम विचार पर आते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि एक रेलवे ड्राइवर से ये उम्मीद की जाती है कि उसे संसदीय समितियों, अवतल दर्पण और कोशिका में होने वाले परासरण की भी बुनियादी समझ हो। शायद इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक विश्लेषणात्मक और तार्किक दिमाग बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आज की दुनिया में जहाँ समस्याएं लगातार जटिल और आपस में जुड़ी हुई हैं, क्या इस तरह का बहुविषयक फाउंडेशनल ज्ञान ही वो सबसे महत्वपूर्ण कौशल नहीं है जो हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नीचे में है और फिर दैया घुस में चलती से नहीं घुस हले भीतर में तो आगे छोड़ दे तो बता दे चल